मैं 12 साल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा और मेरा टर्म कभी पूरा नहीं हो पाया। 5 साल का टाइम होता है, मैं कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमेशा मुल्ला हमसे नाराज रहे। लेकिन 70-80 के बाद से मुसलमान जो यहाँ रह गए थे उनमें एक जिहादी सोच जो बाहर की मानसिकता हिंदुस्तान में डेवलप की गई। कि बंगाल में क्या हो रहा है, जहां जहां पर जिहादी मूवमेंट सक्रिय है वहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर अफरा तफरी मची हुई, हिंसा हो रही है। मौलवी नहीं चाहता, मौलवियों का हमेशा वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा रहा। खबर अभी भी बेच रहे हैं, मरने के बाद 5 से 7 लाख रुपया दीजिए तब जमीन मिलेगी। 3/6 की कब्र 7 लाख की है, आपकी यहाँ जमीन शायद उससे सस्ती। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को खंगाला जाए ईमानदारी से तो 80% नाजायज जमीनें वक्फ बोर्ड में दर्ज है जो गैर मुसलमानों की है। वो चाह रहे हैं कि इंसान इंसान से लड़े, वो चाह रहे हैं कि कत्ल आम मचे, वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो। मूवमेंट से अलग हट के नहीं देखा जा सकता। वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी पॉलिसी है जो जिसके जरिए से इस्लाम का जिहादी मूवमेंट हिंदुस्तान में सक्रिय है। इसीलिए मुल्लाओं को परेशानी है। स्टेट ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो चुका है। स्टेट वाइज आप देखिए, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां मुसलमानों के वोटों के बगैर हुकूमतें ही नहीं बनती। जिहादी मूवमेंट चलता है या जो आतंकी मूवमेंट चलते हैं उसमें वफ़ से क्रिएट की हुई रकम या वफ़ के जरिए आई हुई रकम ही तो मूवमेंट में इस्तेमाल होती है। मंदिर के पक्ष में जब मैं बोला और मदरसों की तालीम के ऊपर मैंने रिसर्च की, तब मुझको थ्रेट्स आने लगे, दाऊद के लोग मुझे मारने आए, मुझको कॉल्स आई, धमकाया गया, फतवे दिए गए। तब मैंने इस पर रिसर्च की कि भाई ऐसा क्यों है। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। हर जगह शाहीन बाग बनाएंगे, हर जगह हम दंगा फसाद करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज सब ठंडा माहौल क्यों, जबकि मुस्लिम आबादी यहाँ भी बहुत अच्छी आबादी। हुकूमत का खौफ और दहशत जिस दिन खत्म हो जाती है उस दिन यही हालात है। बदल तो दिया, बंगाल का मुस्लिमकरण कर दिया तो बदला नहीं, बदलाव तो अब हो ही गया। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं, अपने देश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बदलाव, इससे बड़ा और बदलाव क्या लीजिएगा। तो वक्फ के लिए संशोधित कानून जो पास हुआ है वो पूरे देश में अब लागू हो गया है। सत्ता पक्ष इसके पक्ष में तमाम तर्क दे रहा है और विपक्ष इसके विपक्ष में तमाम तर्क दे रहा है। इस पक्ष और विपक्ष के बीच पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर इस वक्फ के कानून को लेकर हिंसा हो रही है। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मुर्शिदाबाद के बाद 24 परगना में भी हिंसा हो गई है और इसको लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं। तो इस पूरे वक्फ को लेकर के जो हिंसा है, जो पक्ष में तर्क हैं और जो विपक्ष में तर्क हैं, उनको जरा जानने और समझने की कोशिश करते हैं उस शख्स से जो वक्फ बोर्ड में कभी शामिल रहा है। उनका नाम है वसीम रिजवी, जो अब वसीम रिजवी ना होकर के कुछ और हो गए हैं, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। किस नाम से संबोधन करें हम आपका? आप नाम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जितेंद्र नारायण सिंह कहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना कोई मुझे वसीम भी कह के आवाज़ देता है तब भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इंसानियत होनी चाहिए, हमारा मकसद इंसानियत का है। नाम या इसके ऊपर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि आप शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, लंबे समय तक आप चेयरमैन रहे हैं, तो हम जरा आपसे यही जानने समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये वक्फ को लेकर के जो नया कानून आया है, इसके आप पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ और मैं इसमें और ज़्यादा अमेंडमेंट चाहता था जो नहीं हुए, मैंने लिख के भी दिए थे। देखिए, बहुत ज़रूरत थी वक्फ एक्ट को सुधारने की। मैं 12 साल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूँ और मेरा टर्म कभी पूरा नहीं हो पाया। 5 साल का टाइम होता है, मैं कभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमेशा मुल्ला हमसे नाराज रहते थे। देखिए, मौलवियों ने वक्फ बोर्डों के ऊपर कब्जा कर रखा है। आम मुसलमान इसमें गुनाहगार नहीं है। मैं आपको एक आयतुल्लाह खुमैनी साहब को आप जानते होंगे, बिल्कुल।
जब उनको देश से निकाला हो गया तो उनका इस्लामिक मूवमेंट चल रहा था 79 वाला। जी। तो वो पेरिस में थे। हम्म, तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा, उनकी किताब में ये वाकया लिखा है हम्म, कि आपको तो खुद ही देश से निकाल दिया गया है, हम्म, तो आपका इस्लामिक मूवमेंट वहां पर क्रांति कैसे आएगी इस्लामिक? हम्म, तो उन्हीं ने जवाब ये दिया कि वहां की क्रांति, इस्लामिक क्रांति माओ की गोदों में पल रही है और 20-22 साल के बाद इस्लाम की क्रांति ईरान में आई है। देखिए, हिंदुस्तान का बंटवारा होने के बाद हम्म, जिनको जाना था चले गए, हम्म, जो मुसलमानों को यहाँ रहना था वो रह गए। हम्म, लेकिन 70 के बाद, 70-80 के बाद से मुसलमान जो यहाँ रह गए थे, उनमें एक जिहादी सोच जो बाहर की मानसिकता हिंदुस्तान में डेवलप की गई, वो धीरे धीरे, चाहे वो आप पड़ोसी मुल्कों की साजिश कहिए या कुछ कहिए। मैं जरा इसको थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ वसीम जी, चूंकि आप मुस्लिम परिवेश में पले बढ़े हैं, मुस्लिम परिवेश में आपकी पूरी परवरिश हुई है और बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है आपको हिंदू धर्म में तब्दील हुए। आपने वो पूरा मूवमेंट देखा होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 80 के बाद जो जिहादी मानसिकता भारत में आई, हिंदुस्तान में आई, लखनऊ में आई, उसको आप देखते कैसे हैं? इसकी वजह क्या रही है? जैसे पड़ोसी देशों में बहुत कुछ चल रहा था, ईरान में बहुत कुछ हुआ, अफगानिस्तान में बहुत कुछ हुआ, तालिबान का शासन आया गया, इराक में बहुत कुछ हुआ। इसका असर हमारे तक, या आप कहिए कि आप तक कैसे पहुंचाइए, आपके आसपास कैसे पहुंचाइए? वक्फ बोर्ड को कोई जानता नहीं था, हम्म, लेकिन वक्फ बोर्ड का मिशन बहुत गहराइयों से चल रहा था। हम्म, हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, बंगाल में क्या हो रहा है, हम्म, जहां जहां पर जिहादी मूवमेंट सक्रिय है, हम्म, वहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर अफरा तफरी मची हुई है, हम्म, हिंसा हो रही है। हम्म, मौलवी नहीं चाहता। उसकी वजह है, जब 70-80 के दशक में वक्फ बोर्ड, जब हिंदुस्तान के अंदर जिहादी मानसिकता पनपने लगी, तो फिर वक्फ बोर्ड को सहारा बनाया गया। इसको ज्यादातर लोग एक्सपोज नहीं कर पाए। मौलवियों का हमेशा वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा रहा। उसकी वजह है, देखिए, मदरसे हों, हम्म, इबादत गाह हों, हम्म, या जो भी मजहबी इंस्टीट्यूट हों, हम्म, वो सब वक्फ बोर्ड से जुड़े हैं। जुड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड उसका प्रबंध कराता है। ठीक है। उस प्रबंध कमेटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये वक्फ बोर्ड करता है। और जितना जिहादी मूवमेंट चलता है वो इन वक्फ की संपत्तियों के इन्हीं इदारों से चलता है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो इबादतगाह हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। बात समझिए इसकी गहराइयों की। तो जब ये चीज मूवमेंट शुरू हुआ तो मुल्लाओं ने इन वक्फ बोर्डों के, पूरे देश के वक्फ बोर्डों पर कब्जा कर लिया। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा उस वक्फ का, ये मुल्ला डिसाइड करते हैं। वक्फ बोर्ड तो कठपुतली है। हमारा टर्म इसीलिए तो नहीं पूरा हो पाया, हमने 80% मुल्लाओं का दखल अपने 12 सालों में वक्फ से खत्म कर दिया। कल्बे जवाद से झगड़ा इसी वजह से हुआ था आपका? हाँ, इसी वजह से हुआ था। खाली एक कल्बे जवाद नहीं, बहुत से कल्बे जवाद थे वक्फ जो को। कि लखनऊ के बहुत बड़े नाम है मौलाना हाँ, कल्बे जवाद। 5 लाख की कब्र अभी भी बेच रहे हैं। 5 से 7 लाख की कब्र, जहां के कल्बे जवाद ट्रस्टी हैं, वहां पर कब्र बेची जाती है। मरने के बाद 5 से 7 लाख रुपया दीजिए तब जमीन मिलेगी। मतलब 3 बाई 6 की। एक आम इस्लामिक को अगर वो गुजर जाता है, उसे दफन करना हो तो 7 लाख रुपए में उसे कब्र खरीदनी पड़ेगी। 3 बाई 6 की कब्र 7 लाख की है। आपकी यहाँ जमीन शायद उससे सस्ती है। इतना तो नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट नहीं है, दिल्ली में नहीं है। जी, और वक्फ को कोई हिसाब किताब नहीं। मैंने यही तो मांगा था। मैंने धीरे धीरे 12 साल में जितने मौलवी थे, जितने मुल्ला थे, सबको वक्फ से किनारे कर दिया। सिर्फ कल्बे जवाद, क्योंकि एक वो बड़ा नाम था, वो वक्फ के ऊपर काबिज रहा। मेरी लड़ाई चलती रही हमेशा। कभी 2 साल हम चेयरमैन रहे, हटा दिए गए। गवर्नमेंट के अंदर पगड़ लगा के आदमी जाता है, अपनी माने मनवा लेता है। गवर्नमेंट को क्या मालूम कि इसके दिल के अंदर इसकी मंशा क्या है। हर हुकूमत में, हुकूमत चाहे जिसकी हो, लेकिन मौलवियों की बात, और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम बात माने, तो कल्बे जवाद की शिया वक्फ बोर्ड में चलती रही। आज की तारीख में जब से हमने वक्फ बोर्ड छोड़ा है, फिर मौलवियों का कब्जा हो गया। 80-90% वक्फ की जितनी संपत्तियां फिर मौलवियों के अंडर में चली गई। अच्छा, जो विपक्ष है खासतौर से, वो ये कह रहा है कि नहीं, इसमें गैर मुस्लिमों का दाखिला हो जाएगा, या ये आम लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएगा, ये आम मुस्लिमों को फायदा नहीं पहुंचाएगा।
इसको जरा ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है कि आप एक चीज बताइए कि कब्जा होता कैसे है। जैसे आप एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, अगर आपको कोई जमीन कब्जानी है, आपका मतलब किसी मौलवी को, किसी मुल्ला को, किसी भी मजबूत आदमी को एक जमीन कब्जानी है, उसका तरीका क्या होता है? जिस वो आप लिख लाइए, वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाएगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को खंगाला जाए ईमानदारी से तो 80% नाजायज जमीनें वक्फ बोर्ड में दर्ज है जो गैर मुसलमानों की है। फिर ये तो गैर इस्लामिक भी हुआ ना। गैर इस्लामिक हुआ, लेकिन जो भाई एक मूवमेंट चल रहा है हिंदुस्तान में जिहाद का, आप बात समझिए, गजवाए हिंद। आप अगर उस मूवमेंट को अगर आप वक्फ बोर्ड से अलग नहीं देख सकते, लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं इसीलिए आपसे समझना चाहता हूं कि जैसे आप जो कह रहे हैं गजवाए हिंद, या जो मूवमेंट चल रहा है, एक इस्लामिक मूवमेंट को ही मान लेते हैं हम कि वो इस्लाम की खिदमत के लिए एक मूवमेंट कर रहे हैं जिसमें उनका गजवाए हिंद भी शामिल है। तो इस्लाम तो पाक तरीके से काम करता है भाई, फिर ये तो नाजायज हो गया ना किसी की जमीन पे कब्जा करना। ऐसा है कि जिनके नजरिए गलत हों वो पाक चीज से कैसे काम करेंगे, जब उनकी जहन में ही शैतान बैठा है। वो चाह रहे हैं कि इंसान इंसान से लड़े, वो चाह रहे हैं कि कत्ल आम मचे, वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान पे मुसलमानों का कब्जा हो, तो वो फिर कैसे एक अच्छी सोच रख सकते हैं? फिर उसमें पाक नापाक कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, जायज नाजायज कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो 90% जमीनें तो अगर हम हिंदुस्तान में मान ले तो हिंदुओं की हैं। कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जिन्होंने खरीद के अपने पैसे से वक्फ किया तो वो जायज मानी जाएगी, लेकिन ज्यादातर कब्जे की जमीनें हैं। जिन लोगों की असरदार मुसलमान जहां जहां पर थे उन्हीं ने जमीनें कब्जा की, और उसके बाद जब ज्यादा जायदाद हो गई उन्हीं ने उठा के वक्फ कर दिया। ये हुआ है हमेशा वक्फ बोर्डों में। तो सवाल ये है कि इसको जिहादी मूवमेंट से अलग हट के नहीं देखा जा सकता। वक्फ बोर्ड बहुत बड़ी पॉलिसी है जिसके जरिए से इस्लाम का जिहादी मूवमेंट हिंदुस्तान में सक्रिय है। इसीलिए मुल्लाओं को परेशानी। अभी तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, आप यूं कहिए जिहादी मूवमेंट की जो एक जंग था उसको हल्का सा साफ किया गया है, अभी हटा नहीं है। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं, अमेंडमेंट में हुआ क्या है? प्रॉपर्टीज की जांच होगी, बस जो तुम्हारी है वो तुम्हारी है, गैर नाजायज प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं होगी। ये कौन सा गुनाह की बात है या कौन सी गलत बात है? कोई गलत नहीं है। सब अब दो हिंदू रहेंगे तो सवाल इस बात का, अगर दो हिंदू रहते हैं तो ये देखिए, वक्फ अगर आप संवैधानिक मानिए तो वक्फ गैर संवैधानिक है। वक्फ वर्ल्ड है शरीयत का, संविधान से वक्फ का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वक्फ एक्ट बना है तो वो भी एक अंग्रेजों की पॉलिसी थी जो यहां वक्फ एक्ट बना गए, वरना वक्फ एक्ट जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बना गए थे, वो आज तक कंटिन्यू। लेकिन ओवैसी जैसे लोग तो इसके लिए संविधान का ही हवाला देते हैं कि हमारा संविधान ही हमें ये इजाजत देता है कि हम अपनी इबादत कर सकें। और हम इबादत, वक्फ एक्ट में तब्दीली होने के बाद आपको नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है? आप बताइए। इबादत कर सके आप करो, किसने कहा कि आप इबादत नहीं करो? यहां पर बात इबादत की नहीं है, यहां पर बात है जिहाद की। आप देखो, कलकत्ता देख लो, वेस्ट बंगाल देख लो, अभी तो हमने डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म बनाई थी, मैंने देखा है वहां का माहौल। आप कश्मीर देख लो, आप तमिलनाडु देख लो, कितने स्टेट ऐसे हैं जो कि मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो चुका है। लेकिन स्टेट वाइज आप देखिए, बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां मुसलमानों के वोटों के बगैर हुकूमतें ही नहीं बनती। वहां पर वक्फ बोर्डों की भूमिका अहम है। आप बात समझिए, वो तो जो ये वक्फ की घोटाले और वक्फ की गल्ला और कब्रें बेचना, ये तो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो एक अंदर मूवमेंट चल रहा है वो बहुत खतरनाक है। इसको खत्म करना होगा। मतलब जमीनों पर कब्जा करके जो पैसे आते हैं, क्या उससे ये पूरा मूवमेंट क्रिएट किया जाता है? ऐसी बात है कि कोई मूवमेंट चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो होगी। जिहादी मूवमेंट चलता है या जो आतंकी मूवमेंट चलते हैं, उसमें वक्फ से क्रिएट की हुई रकम या वक्फ के जरिए आई हुई रकम ही तो मूवमेंट में इस्तेमाल होती है। मदरसों के अंदर जो जिहादी फंडिंग होती है तो वो किसके अंडर में है? मदरसों को लेकर के आप बड़ा तल्ख रहते हैं, मैंने देखा है।
आपने मदरसों को बंद करने की बात की, उनमें आतंकी फंडिंग की बात की। आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे हुई थी? मैं मदरसे में नहीं पढ़ा। हाँ, कैसे हुई थी? मैं वही समझना चाहता हूँ। एक मौलवी साहब आते थे, हुँ, कुरान पढ़ाते थे, हुँ, हम पढ़ते थे, हुँ, और जब खत्म हो गया मिठाई बट गई। हुँ, मैंने कुरान समझा नहीं था। हुँ। समझे तो तब जब मेरी लड़ाई चली। मतलब वो कुरान का हवाला देते होंगे, आप भी कुरान फिर आप समझने की कोशिश करते होंगे। राम मंदिर के पक्ष में जब मैं बोला हुँ, और मदरसों की तालीम के ऊपर मैंने रिसर्च की, तब मुझको थ्रेट्स आने लगे, दाऊद के लोग मुझे मारने आए, मुझको कॉल्स आई, धमकाया गया, फतवे दिए गए। तब मैंने इस पर रिसर्च की कि भाई ऐसा क्यों है। तब मैंने पढ़ना शुरू किया। हुँ, बचपन में पढ़ा था, हुँ। लेकिन अब बुढ़ापे में समझा है। लेकिन वसीम जी, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आप ये बात भारत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि कुरान के ज़रिए वो गज़वाए हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान यहाँ पे हिंदुओं पर हावी हो रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। जो हमारे पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, चाहे वो बात पाकिस्तान की हो या चाहे बात वो अफ़गानिस्तान की हो, वहाँ पे तो मुस्लिम ही मुस्लिम से लड़ रहा है ना। तो वहाँ भी तो इसी कुरान की तालीम दी गई है, वहाँ तो कोई गज़वाए हिंद बनाना नहीं है उनको। भाई, आप अगर इस्लाम की हिस्ट्री देखें हुँ, तो मोहम्मद साहब के नवासों को, हुँ, जो इमाम हुसैन हुँ, थे, हुँ। उनको किसने मारा? यज़ीद ने, यजीद कौन था? मुस्लिम ही था। तो फिर मुसलमान मुसलमान को तो जहां पर वो तो वर्चस्व की लड़ाई है, चाहे हुँ, पाकिस्तान में हो चाहे अफगानिस्तान हुँ, में हो, मुसलमान मुसलमान को तो काटते ही रहता है। आप देखिए, जिसको रसूल मान रहे हो उनके नवासों को कत्ल कर रहे हो अल्लाह अकबर कह के, उसी रसूल के मानने वाले उसी के खानदान वालों को मार रहे हैं। तो ये सब तो इस्लामिक हिस्ट्री है ना। तो अब सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान में दूसरी लड़ाई है, वो आपसी लड़ाई है, हुँ, अफगानिस्तान में गिरोहबंदी की लड़ाई है। आप देखो, मुसलमान दुनिया में हर तरफ लड़ रहा है। हुँ, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम तो मुस्लिम मुल्कों में है, हुँ। लेकिन मुस्लिम वर्सेस अदर्स, गैर गैर मुस्लिम्स, मुस्लिम मुल्कों में। हर मुल्क में है। मुसलमान यहूदियों से लड़ रहा है, हुँ, मुसलमान हिंदुओं से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है। आप देखो शांति कहाँ है। आप फिर कहते हो इस्लाम शांति का मजहब है। अब भाई, शांति बताओ तो कि इस्लाम मुल्क, कोई ऐसा इस्लामिक या जहां बहुसंख्यक मुस्लिम्स हो वहां शांति हो मुस्लिम आबादियों में, आप हमें बता दें। मुस्लिम नेता इंडोनेशिया का उदाहरण देते हैं कि देखो कितना बढ़िया मुस्लिम मुल्क है और वहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं होता है, एकदम शांत लोग रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तेल भी नहीं है तो किसी से लड़ना भी नहीं है, शांति से रहता है पूरा देश। भाई, तो देखिए, इंडोनेशिया में शांति से रहता है तो हुँ, खाली इंडोनेशिया में खाली मुस्लिम नहीं और लोग भी रहते हैं। हुँ, अब सवाल यह है कि वहां पर उनकी सोच कुरान से अलग नहीं है। जिस वक्त एक इनकलाब पूरी दुनिया में आ जाएगा तो इंडोनेशिया के भी मुसलमान वही करेगा जो कुरान में लिखा है। अब इस पे तो मैं किसी मौलवी साहब के साथ बैठूँगा तो शायद मैं आगे बात कर सकूँ। हम फिलहाल लौटते हैं वक़्फ़ पे। आपने शुरुआत में कहा कि जो वक़्फ़ कानून है, ये आपके हिसाब से थोड़ा कमज़ोर है, अभी आप इसको और थोड़ा टाइट करना चाहते थे, हम चाहते थे कि वक्फ एक्ट खत्म हो, पूरी तरीके से। पूरी खत्म हो। हुँ, मौलवी ये समझ रहे हैं हुँ, कि आज वक्फ पर गवर्नमेंट ने उंगली लगाई है, क्योंकि समझते हैं कि मोदी जी हैं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। आज वक्फ के ऊपर उंगली लगाई है तो इस उंगली को काट लो, इतना बवाल मचाओ कि इसके आगे ना बढ़ने पाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको मानने में। अगर आप उनसे टेक्निकली बात करें, भाई दो हिंदू आ रहे हैं तो वो हिंदू आके तुम्हारी जायदाद ले तो जाएंगे नहीं। ठीक है, हिंदुओं भाई वक्फ की तमाम जायदादों पर हिंदू किराएदार हैं, हुँ, दिल्ली में कितनी है? तो फिर उसमें हिंदू हैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, हुँ, क्योंकि उनसे तुम किराया लेते हो। वक्फ बोर्ड में हिंदू आ जाएंगे तो तुमको दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है। हुँ, वक्फ प्रॉपर्टी की जांचें ना हो, क्योंकि जो सन 70 के बाद से वक्फ जायदादें बढ़ाई गई हैं, जो गैर मुसलमानों की यानी कि ज्यादातर हिंदुओं की जायदादों पर कब्जा करके वक्फ क्रिएट किए गए हैं, उस पर कोई ना उंगली उठने पाए। आइंदा आगे हमारा मूवमेंट, जो जिहादी मूवमेंट है, जो वक्फ बोर्डों के जरिए चल रहा है, मदरसों का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों का जो चल रहा है, वो वैसे ही चलता रहे, इसलिए उन्हें वक्फ बोर्ड चाहिए। आज के कानून से उनको कोई नुकसान नहीं है। बवाल सिर्फ इस बात का है कि हर जगह शाहीन बाग बनाएंगे, हर जगह हम दंगा फसाद करेंगे। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आगे ना बढ़ना।
उन्हें तो मालूम है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, कानून बन गया, दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया, कानून तो हो ही गया है कानून अब। हो गया, उन्हें मालूम है। हम्म। लेकिन सिर्फ बवाल इसलिए हो रहा है कि आगे ना बढ़ना। सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सीए अमेंडमेंट एक्ट बन गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना। बवाल इसलिए हो रहा था कि एनआरसी ना लागू हो। वो आगे की सोच के चलते ना, देखिए पॉलिसी हिंदुस्तान की नहीं, दोनों ही लोग आगे की सोच रहे हैं। सरकार भी सीए लागू करके एनआरसी लागू करना चाहती है और इनको भाई पता है। सरकार जो फैसला ले रही है, उसने सीए का फैसला लिया, उससे किसी भारत में रहने वालों किसी को एतराज होना नहीं चाहिए था। वो कानून बिल्कुल खुली किताब था। एनआरसी से उन लोगों को नुकसान जरूर था जो घुसपैठिए हैं, पकड़े जाएंगे। सीए पे इतना बवाल इसलिए कर दिया गया जगह जगह, और उसको इतना गलत प्रोपोगंडा करके कि हर जगह शाहीन बाग बन गया, लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पंजाब और नीचे साउथ तक सीए का बवाल चल रहा है। सीए के प्रोटेस्ट, क्या है प्रोटेस्ट? सीए भाई सीए में क्या था? लेकिन वो ये था कि गवर्नमेंट बैकफुट पे जाए, एनआरसी ना लाने पाए। एनआरसी कुछ दिन के लिए डिले तो कर ही डिले कर दिया। इसी तरह वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर बवाल इसलिए करेंगे कि आगे ना बढ़ने पाओ। आज तुमने ये अमेंडमेंट किया है, कल और कुछ अमेंडमेंट करोगे तो आगे ना बढ़ने पाओ। मेरा पर्दा जो पड़ा हुआ है जिहाद का, वो पड़ा रहे, मैनेजमेंट मेरे हाथ में रहे, मुल्लाओं के हाथ पूरी बागडोर रहे, जो मुल्ला चाहे एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से वक्फ बोर्डों का चले। अच्छा, आपने तो बंगाल फाइल्स फिल्म भी बनाई है बंगाल को लेकर, क्या सोचते हैं बंगाल को लेकर के? वहां इसको लेकर के, वक्फ को लेकर के पूरे देश में आंदोलन लगभग हुए। हमने बिहार में भी आंदोलन देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, गुजरात में भी देखा। हिंसा बंगाल में हुई, चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात हो, चाहे दक्षिण 24 परगना की बात हो। अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो हिंसा चल रही है वहां पे। बंगाल को लेकर के ऐसा क्या है वहां पे? वहां पर मेन प्रॉब्लम जो है वो ममता की है। ममता बनर्जी वहां पर, क्योंकि देखिए बॉर्डर से लगे हुए जितने हमारे प्रदेश हैं, वहां पर अगर वहां की हुकूमतें वहां से बॉर्डर से संबंधित जो मूवमेंट चल रहे हैं उससे मिल जाएं अपनी वोट के खातिर, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी। बंगाल में यही था, कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान से मिला हुआ था, वहां पर हमेशा कब्जे में उन्हीं का रहा। हमेशा वहां पे है। वही चीज बंगाल में है कि वो बांग्लादेश से मिला हुआ है, वही चीज वहां से हो रही है। तो उनको चाहिए वोट, और मुसलमानों की तादाद वहां बहुत ज्यादा है। जहां मुसलमानों की तादाद होगी वहां हुकूमत मुसलमानों के हिसाब से चलेगी, और इसलिए हिंसा हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में आज सब ठंडा माहौल क्यों है? जबकि मुस्लिम आबादी यहाँ भी बहुत अच्छी आबादी है। देखिए योगी जी की खौफ, हुकूमत का खौफ और दहशत जिस दिन खत्म हो जाती है उस दिन यही हालात होते हैं। योगी जी ने वहां पर एक माफियाज के ऊपर एक शिकंजा कसा, कहा गया कि साहब मुस्लिम माफियाओं को टारगेट किया जा, लेकिन मुस्लिम माफियाई तो वहां आतंक का कारण बने हुए थे। भाई वहां पर राजू पाल की हत्या मान लिया, चलिए मान लेते हैं, तो फिर ये बहस आगे बढ़ेगी तो ब्रजेश सिंह तक भी चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अपराध तो जो कर रहे हैं, तो इस वक्त मौजूदा वक्त पे भाई ठीक है, आपका आपराधिक इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन अब आप ठंडे हैं तो ठंडे रहिए, लेकिन अगर आप अपराध करिएगा तो जाहिर सी बात है हुकूमत को सख्ती से निपटना पड़ेगा। योगी जी सख्ती से निपटे हैं तो आज दहशत है तो सब ठंडा है। ममता का मामला यह है कि वो उन्हीं जिहादियों से मिली हुई है, सरपरस्ती है उनकी सरपरस्ती है, मदरसे उनके अंडर में चल रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हमने शूटिंग भी की है, बहुत खराब माहौल है वहाँ का। वहाँ पर हिंदू लड़कियों के साथ में किस वक्त कहाँ पर रेप होता है और उसका कोई एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। आपके मीडिया के माध्यम से जब तक एफआईआर लिखी नहीं जाएगी तो आप तक कोई बात पहुँचेगी भी नहीं। और वहाँ पर एक माहौल ऐसा है जैसा चाइना के अंदर माहौल है कि बग़ैर ममता की इजाज़त के वहाँ एक फ्री होके कोई
मीडिया भी काम नहीं कर सकती। कोई बड़ा हो जाए कांड तो मीडिया वहां पहुंच मतलब जाती है, इंटरनेशनल के मीडिया की नज़र में आ जाए तो बात हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती। संदेश खाली जैसे जितना बड़ा हुआ तब जाके तब जाके वो हुआ। शाहजहां शेख क्या की गिरफ्तारी हो पाई। शाहजहां शेख एक, हम्म, शाहजहां शेख के कैरेक्टर को तो हमने अपनी उस बंगाल डायरी में पहले ही शूट कर लिया था। हम्म। एक शाहजहां शेख नहीं है, ममता के पास कई शाहजहां शेख है। लेकिन दीदी ने 2011 में, जब मुझे याद आ रहा है, हम लोग पत्रकारिता में नए नए आए थे, जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्होंने एक नारा दिया था कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। तो बदल तो दिया, बंगाल का मुस्लिमकरण कर दिया, तो बदला नहीं, बदलाव तो अब हो ही गया। वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं, अपने देश में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो बदलाव, इससे बड़ा और बदलाव क्या लीजिएगा। अच्छा, 2 आखिरी सवाल है मेरे। ये वक्फ का जो कानून आया है, इसका भविष्य क्या देखते हैं? जैसे हिंसा हो रही है जिस तरीके से, रुक तो जाएगी। देखिए, मुझे मत लगता है कि अगर स्टेट चाहे तो एक दिन में कोई भी हिंसा रोक सकता है। लेकिन अंदर-अंदर जो ये आग सुलगती रहेगी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम पूरे प्रदेशव्यापी, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ये कितना खतरनाक होगा? चूँकि आप ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड को भी अच्छे से जानते होंगे। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हुँ, ये भी सब जिहादी सारी फंडिंग होती है इसमें। इसमें भी सब उसी तरह के मुल्ला हैं, चाहे वो शिया उलमा हों जिसमें कल्बे जवाद जिसके हेड हैं, हुँ, ये सब जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो ये जहाँ जहाँ पर इनका मूवमेंट चल रहा है, तो ये यही चाहेंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि वक्फ बोर्ड इनका एक वो अड्डा है जहाँ बैठकर प्लानिंग होती है, और वो अड्डा ये छोड़ना नहीं चाहते। बात मतलब समझ जड़ रहे पे हैं? प्रहार हुआ है इस बार। बिल्कुल। तो ये जानते हैं कि राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो गई है, कानून बन चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन वही चीज़ है, इतना शोर मचाओ कि आगे कुछ होने ना पाए। तो लड़ाई ये लोग लड़ेंगे, हमें मालूम है भाई इनकी मानसिकता, क्योंकि इनको मालूम है कि देखिए, अगर हम इसको एक ओपनली बात कहें, इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जब से हुकूमत बदली है और मोदी जी की हुकूमत केंद्र में आई है, तब से कहीं ना कहीं मूवमेंट तो कमज़ोर हुआ है। चाहे 370 की बात ले लो, और चाहे सीए की बात ले लो, चाहे ये वक्फ अमेंडमेंट, कहीं ना कहीं जो जिहादी मूवमेंट था वो कमज़ोर पड़ा है। उसकी दर्द तो मुल्लाओं के दिल में है। अब वो हुकूमत से टकरा नहीं सकते, तो कुछ मुल्ला सुर बदल लेते हैं, लेकिन वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़िंदा रहना है, इस्लाम में बरकरार रहते हुए। आतंकी मूवमेंट, जिहादी मूवमेंट, जो गजवाए हिंद है, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है भाई, इसीलिए कि हिंदुस्तान को तोड़ो और यहाँ पर इस्लाम का झंडा हमको बुलंद करना है। ख्वाब तो है ही, पूरी दुनिया पर चाहते हैं कि हम इस्लामिक झंडे को लगा दें। कैसे एक अरब से निकला हुआ एक 1400 साल पहले एक छोटा सा कुनबा, एक कबीला, आज दुनिया की दूसरी आबादी कैसे बन गया, 58 मुल्क कैसे हो गए। उनको 58 नहीं चाहिए, उनको पूरी दुनिया चाहिए, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। आप जब ये सवाल करते हैं ना मुस्लिम नेताओं से, मौलवियों से, मुल्लाओं से, तो वो पलट के यही पूछते हैं कि इनको अब याद आया है वसीम रिजवी को? ये 2014 से पहले कहाँ थे? 2014 से पहले तो वहीं थे। वसीम रिजवी को अचानक से ये क्यों याद आया कि इस्लाम बहुत ख़राब धर्म है, कुरान में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, और वो हिंदू धर्म में तब्दील हुए, और जब हुए भी तो उच्च जाति में सीधे-सीधे आ गए वो। देखिए, जाति वाति तो अगर मुझको कोई निचली जाति का अडॉप्ट कर लेता, हमको जिसने अडॉप्ट किया हम उस जाति में चले गए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि राम मंदिर का इशू अगर चलता नहीं तो मुझे धर्म या मज़हब से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। मैं वक्फ बोर्ड चलाता था, बस मुझे मौलवियों से नफ़रत थी कि मौलवियों का वर्चस्व वक्फ बोर्डों में कायम नहीं होने दूंगा। मदरसों की तालीम से मुझे परेशानी थी, मैं उस पर काम करता था। लेकिन तो ये जब सपा सरकार में काम नहीं हो पाता था, ये विरोध नहीं हो पाता था मैंने आपका? उसमें भी किया। हुँ, अरे भाई, दाऊद के मदरसे मैंने कब सील कराए थे, हुँ। जिस पे मुझे काटने और मारने मारने की के धमकी मिली थी। धमकी मिली थी, लोग दिल्ली में आपके पकड़े गए थे। हुँ, वो हुकूमत किसकी थी? मैं अपने हिसाब से मैं हमेशा काम करता रहा हूं। राम मंदिर का इशू जब चला तब मेरा टकराव हुआ।
मेरा मानना था कि राम मंदिर बातचीत से हल हो जाना चाहिए। हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जन्म स्थान नहीं बदला जा सकता, मस्जिद ट्रांसफर की जा सकती है, और वो मस्जिद जो मौके पे है नहीं, इसलिए आप मेल कर लो और वो उनको जगह दे दो। कोर्ट के फैसले दिलों पर हुकूमत नहीं करते, लेकिन गले मिलकर जो फैसले हो जाते हैं बिल्कुल। वो एक अच्छे फैसले माने जाते हैं। मेरा अपनी ये सोच थी, लेकिन मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को समझाने की कोशिश की। उन्हीं ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे कि साहब तो आप आरएसएस के हो, आप भारतीय जनता पार्टी के हो, आप ऐसे हो वैसे हो। और ये आरोप आप पे तब लगने लगा जब ये कहा गया कि वसीम रिजवी ने भी बहुत सारी ज़मीनें कब्जा की हैं, बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशन हैं, और वो मुकदमे से बचने के लिए अब राम मंदिर की तारीफ कर रहे हैं, हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं और योगी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मुल्लाओं ने मेरे खिलाफ कोई कोशिश छोड़ी नहीं है। सीबीसीआईडी से मेरी जांच कराई, सीबीआई से मेरी जांच कराई, मेरे ऊपर तमाम मुकदमे लिखवाए गए, लेकिन सीबीआई ने भी मुझको क्लीन चिट दी पूरी जांच करके। सीबीसीआईडी ने भी मुझको क्लीन चिट दी। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं डरूं क्यों? अगर के मैंने करोड़ों की संपत्तियां हड़प ली होती तो मैं भी किसी मुल्ला के पैर पकड़े बैठा होता कि तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ। हम मुल्लाओं से लड़े हैं तो आज तक मेरी ये मुझको वक्फ बोर्ड में रहने नहीं दिया गया। मेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हुए, किसी चेयरमैन के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हुए हो? मैं लड़ता रहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जितने इल्जाम लग रहे हैं ये सब फर्जी हैं। रस्सी के सांप से डराया जा सकता, डसा नहीं जा सकता। तो हम तो अपनी असलियत जानते थे, हमने सारी एजेंसीज को फेस किया। तो अगर के वही चीज है कि अगर मैंने जमीनें बेची होती तो आज हम मुल्लाओं के गुण गा रहे होते, और जो मुल्लाओं के पैर पकड़े बैठा उसको कौन छू सकता। आप जिस दौर में ये पूरी बगावत कर रहे हैं इस्लाम से, उस दौर में यहाँ पे एक नारा बड़ा चलने लगा है, सर तन से जुदा। आपको कभी डर नहीं लगा? जैसे नूपुर शर्मा ने पिछले दिनों एक बयान दिया, बीजेपी तक ने उनसे किनारा कर लिया, और वसीम रिजवी या जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी खुले तौर पर मुल्लाओं को चुनौती दे रहे हैं, मौलानाओं को चुनौती दे रहे हैं, कुरान को चुनौती दे रहे हैं, और उसकी वजह से उन्हें इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है कि आपके ऊपर भी तो बर्डन बढ़ा होगा ना, ये इतने पुलिस वालों को लेकर के घूमना, साथ में जाना, कहीं जाने से पहले 10 बार सोचना कि यहाँ जाऊं कि ना जाऊं। इस तरह की तो बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। देखिए, सर तन से जुदा मेरे पर फतवा पहले ही आ चुका है। करोड़ों रुपए का अगर हम कैलकुलेट करें जगह जगहों से, तो लगभग पीछे एक बार हम लोग जो तफरी में कैलकुलेट कर रहे थे तो 5 करोड़ का इनाम निकल के आया था कि हैदराबाद से इतना है, बरेली से इतना है, अरब से इतना है। तो ये इनाम निकल के आया था। सवाल इस बात का है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या हमेशा जिंदा रहेंगे आप? बिल्कुल नहीं। हमको भी मौत आनी है, और जो फतवे दे रहा है उसको भी मौत आनी है। तो जो चीज आनी है उससे डरना किस बात का? अगर हम आज वक्ती तौर पर अगर हम डर गए तो ये आवाज उठाएगा कौन? आपके माध्यम से सही, कोर्ट के माध्यम से, किसी छोटे चैनल के माध्यम से, आपका तो बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से हम अपनी आवाज बुलंद करते रहते, लोगों तक पहुंचे, ताकि हम, देखिए एक किस्सा छोटा सा सुना देगा, वक्त हो आपके पास। 2 लोग जंगल में जा रहे थे, उन्हें देखा एक मकान जल रहा है, तो उन्हीं ने कहा कि भाई इसको बुझाने की कोशिश की जाए। तो एक ने कहा कि यार यहाँ ना पानी है ना कुछ है, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे ने कहा कि भाई कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ना पानी है ना कुछ, हम लोग खुद जल जाएंगे। तो दूसरे वाले ने उस मकान की आग में जाके थूका और थूक के उसके साथ चल दिया। तो उसके दोस्त ने पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कम से कम आज हमारी थूक से आग तो नहीं बुझी, लेकिन हम आग लगाने वालों में से तो नहीं है, हमने बुझाने की कोशिश की। तो आज हम भी उसी स्टेज पे हैं कि आज हम मुखालफत कर जरूर रहे हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि सब कुछ समझने के बाद हम कमजोर थे और डरे हुए थे और उस मौत से डर रहे थे जो आनी थी। मतलब तारीख में यह दर्ज होगा कि वसीम रिजवी ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया। वसीम रिजवी ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया, इस्लामिक
हमने हर जो चीज मेरे समझ में आया और मैं मुतमईन अंदर से हुआ कि ये ठीक है, मैंने उसको ओपनली बोला। लोग बोलते नहीं है, हो सकता है बहुत से लोग समझते हो लेकिन डरते हैं। हम बोले, हमारी बात इतिहास में जरूर लिखी जाएगी कि हम बोले थे। आज हम बोले हैं, कल 4 और बोलेंगे। हमसे पहले कुरान के ऊपर कोई उंगली उठाने को उससे डरता था। मैंने 26 आयतों को जब निकाल के सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट किया, ओपनली बयान दिया, हमारे फतवे आए, सब कुछ हुआ, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। लेकिन उसके बाद से आज का माहौल आप देख लो, हर आदमी, कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, एक्स मुस्लिम्स, वो कुरान के ऊपर उन्हीं 26 आयतों पर डिबेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उन 26 आयतों को किस तरह से एक्सपोजर मिला, उसका देनदार कौन था? हम बोले थे तो लोगों की हिम्मत बढ़ी। तो हम ये समझते हैं कि आप जिस कैपेसिटी में हो, अगर आप समझते हैं कि बात सही है तो बोलना जरूर चाहिए। चलिए, तो इसी नोट पे इस पूरी बातचीत को ख़त्म करते हैं। आप हमेशा कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे और भी ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। आपने एक पक्ष वसीम रिजवी का भी सुना, जो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, इसमें आगे और सख्ती होनी चाहिए, और उसी सख्ती के डर की वजह से कुछ लोग हैं जो डरे हुए हैं और इस हिंसा को शह दे रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।